everyone, welcome to Abhipedia. Hope you all are doing very well. So आज के इस लेक्चर में हम SBI PO के एग्जाम के लिए इंग्लिश की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हम आपकी उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बी देयर, फोकस होके आपने रहना है. या तो यहाँ पे हम पीओ क्लर्क एग्जाम की बात करें, हम पीओ की अगर बेसिकली अभी हम बात करें तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी. ठीक है जी, किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर भी इसके अलावा मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस पेपर, फ्री मेंटरशिप आपको मिलने वाली है. फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोर्स या रिगार्डिंग किसी भी चीज से सिलेबस से रिलेटेड, तो ये जो गिवन नंबर है 783777, इस पे आप 777351 इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. फील फ्री टू आस्क. चलो, ये लेक्चर जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, मैं दोबारा इस बारे में बात करूंगी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले देखो, सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत मिलेंगे. ठीक है, लाखों कैंडिडेट्स है जो पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं या और भी अदर एग्जाम्स है जिनके लिए तैयारी कर रहे हैं. तो आप में ऐसी मतलब क्या खास बात हो कि आपका सिलेक्शन हो इस एग्जाम में. ठीक है जी, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो. क्योंकि आपने उन स्टूडेंट्स को भी बीट करना है जिन्होंने आज से कम साल पहले जिन्होंने तैयारी शुरू की हुई है, जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, जो कहीं पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कहीं अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जो डेडिकेटेड है. ठीक है जी, तो एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा है जो पॉइंट है दैट इज कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, पहली बात तो. ठीक है, दूसरी बात, हम इंग्लिश को लेके आज बात करने वाले हैं. इंग्लिश को लेके कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा मैथ्स अच्छा है, ठीक है, तो इंग्लिश तो हमारा हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपके दिमाग में ये बात है तो उसको निकाल दो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एसबीआई पीओ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको ऑफिसर बनाने वाले हैं, वो तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए. इंग्लिश को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इंग्लिश को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हो कि बिना इंग्लिश के हम पेपर क्लियर कर लेंगे. तो भूल जाओ इस चीज को. ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा हार्श लगे मेरे वर्ड्स, बट ये बात सच है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो. अब उस तरह से सोच के चलो, तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, आपको बोलनी भी आनी चाहिए इनफैक्ट. बट चलो, बोलना तो आप बाद में भी सीख जाओगे, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, आपको वोकैबुलरी की सही नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए. तो इंग्लिश तो क्रूशियल है, मस्ट है. उसको छोड़ के आप भूल जाओ कि आपका पेपर क्लियर होगा. क्लियर? बट हाँ, अब ये हो सकता है कि आप अगर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश को अगर आप सोच रहे हो कंप्लीटली इग्नोर करके चले, या इंग्लिश में हमने थोड़ा बहुत मतलब कि बस थोड़ा सा पढ़ा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ये भी भूल जाओ. क्योंकि एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा आता है, आपको इतनी सैलरी देने वाले हैं, इतनी फैसिलिटीज देने वाले हैं, तो बाकी चीजें भी फिर आपको ध्यान में रखनी होगी कि एग्जाम का लेवल किस तरह से होगा. क्लियर जी? तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की. तो आपको पता है कि देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस एग्जाम. नंबर एक तो आपका प्रीलिम्स आता है, दूसरा मेंस होता है, और जब आपका ये भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू है. तो जब आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है फिर आपका सिलेक्शन होगा. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की. अगर हम बात करें क्या, तो तैयारी होपफुली आपने स्टार्ट कर दी होगी. हाँ जी, ओके. रिक्रूटमेंट बॉडी की बात करें तो एग्जाम का नाम सबको पता है, एसबीआई पीओ है. नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेसिक डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए. क्लियर? उसमें तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि एग्जाम क्या है, किस बारे में है, सैलरी कितनी होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि जब आपको क्यूरियोसिटी होगी ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज में, आपका एग्जाम के टुवर्ड्स आपकी डेडिकेशन बढ़ेगी कि मुझे ये पेपर क्यों क्लियर करना है. ठीक है, सबसे पहले ना आपको आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए.
आपको आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि अगर आपका ये सपना है, अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आपके पास इसका भी आंसर होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना क्यों है। क्लियर? क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मुझे ये काम करना क्यों है, तो जब क्यों का आपको आंसर मिलेगा ना, तो वो जो ये जर्नी है आपके लिए और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपको खुद इस चीज के लिए मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे इस चीज को किस तरह से आगे बढ़ाना है। क्लियर? ओके। पोस्ट इसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोला जाता है। कैटेगरी, सिलेबस, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। एग्जाम का मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में 155 एमसीक्यूज आएंगे, प्लस 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे ये आपके इंग्लिश के ही होंगे। क्लियर? इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो नो नीड टू वरी। अभी चलते, नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी जी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर? ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ओके जी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आपको क्वांटिटेटिव क्वांट आएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी आती है। ठीक है जी। इंग्लिश के आपके 30 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मिनट का टाइम ही होगा। क्लियर? रीजनिंग की भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 100 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 का ही होगा और जो ड्यूरेशन होगी 1 घंटे का पेपर होगा आपका। क्लियर? तो इसमें एक टाइम का भी एक चैलेंज रहता है आपके लिए। तो अगर आपने सिलेबस आपका हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम श्योर अभी काफी टाइम से लगे होंगे, तो फिर मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, तैयारी करनी शुरू कर दो। उसमें आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो, टाइमर लगा के करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इस एग्जाम में, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बोलेंगे कि हमें आता था बट टाइम नहीं बचा, इसलिए हम करके नहीं आ पाए। बड़ा दुख होता है ना जब कोई क्वेश्चन आपको आता हो और टाइम की वजह से आप नहीं करके आओ। क्लियर? तो ये चीज, सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी है। इसीलिए इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना है आपने। ये नहीं कि सिर्फ आप करते ही रह गए और बस एक क्वेश्चन के पीछे ही लगे रह गए, टाइम निकल गया। क्लियर? चलो जी, तो हम जो बात करने वाले हैं, हम आपके इंग्लिश लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। इंग्लिश में आपने किस तरह से तैयारी करनी है। या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आएगी। 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम गिवन होगा। क्लियर है जी? चलो बात करते हैं इंग्लिश में जो प्री जो एग्जाम होगा आपका, मेंस में भी आप लेके चल सकते हो, क्योंकि आपको देखो सिलेबस तो आपको पता ही होना चाहिए। ग्रामर ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाती है, ग्रामर हमेशा सेम ही रहती है, तो ग्रामर का कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है या बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल सेंटेंसेस हो गए, मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस में क्या आएगा, मिसलेनियस हमने क्यों वर्ड दिया है इस बारे में बात करेंगे। ओके, वोकैबुलरी होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर किसी ने नहीं तैयारी करनी शुरू की है तो अभी कर दो, वैसे तो पहले से ही कर देनी चाहिए थी। ठीक है जी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डेली का टारगेट लगा के चलाओ कि डेली आपको कम से कम 2 तो कॉम्प्रिहेंशन करने ही करने हैं। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी से करते आ रहे हैं। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर। क्लियर? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वही स्कूल टाइम वाले कॉम्प्रिहेंशन आ गए हैं उसी में से आंसर फाइंड आउट करना है और टिक कर देना है, ऐसा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको वोकैबुलरी भी आती है, सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं, कोई वर्ड ऐसा आ जाता है, तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर?
तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, इस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन के लिए तैयारी करनी शुरू कर दो। जितना ज़्यादा हो सके कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो। डेली का टारगेट बना लो कि मुझे एक दिन मिस नहीं करना है, मुझे कॉम्प्रीहेंशन करना ही करना है। क्योंकि अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन सही करके आप आ रहे हो तो मतलब ये मान लो ये आपकी फ्री के नंबर है। क्लियर? तो ये भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हम अलग से भी अगर आप चाहोगे तो हम हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से हम लेक्चर लेके आएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन की आप सही तरह से तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट क्या होता है? ठीक है जी, एक होता है क्या है ये CLOZ, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब ही होता है फिलर्स, फिल करना। तो जो क्लोज टेस्ट है इसमें आपको फिलर्स आते हैं। क्लियर? तो फिलर्स किस तरह से होंगे? ये आपकी वोकैबुलरी भी टेस्ट करते हैं, ये आपकी ग्रामर की नॉलेज भी टेस्ट करते हैं। तो क्लोज टेस्ट को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है क्लोज टेस्ट। इसमें आपकी एक तरह से सारी ग्रामर का निचोड़ इसको हम बोल सकते हैं क्लोज टेस्ट को। क्लियर? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो क्लोज टेस्ट है इसमें जितने भी आप प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मतलब कि आपको जो फिलर्स दे देंगे, फिलर्स में कोई वोकैबुलरी का कोई वर्ड आ गया या उसमें कोई प्रेपोजिशन का आ गया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो तो जब तक आप 5-7 आप क्लोज टेस्ट कर लोगे ना तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि क्लोज टेस्ट करना कैसे है। टाइम का चैलेंज इसमें भी रहेगा तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो अब अभी से ही ग्रामर की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब ये चीजें आपको आएंगी ना उसके बाद आप बाकी चीजों पे पहुंच सकते हो। तो मतलब जो मैं ग्रामर बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा ग्रामर से मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रामर से मेरा मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये चीजें तो चलो हम बाद में लेके आएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? इसमें आपको पार्ट्स ऑफ ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे जिसमें आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शंस हो गए, ठीक है, प्रेपोजिशंस हो गई। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहले तो आपको ये सारा बेसिक आना चाहिए। क्योंकि इस चीज को भूल जाओ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको बेसिक आता है नहीं और आपने मॉक्स लगाने शुरू कर दिए कि अब आपको एंजाइटी होने लगी है कि एग्जाम का इतना कुछ रह गया, अभी मैं क्या करूं, मॉक्स लगाने शुरू कर दिए। नहीं, आपको मॉक्स तब लगाना है जब आपको लगे कि मैंने रिविजन कर लिया है, आई हैव डन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद आप मॉक्स लगाना शुरू करो। ट्रस्ट मी, अगर आप एक स्ट्रेटेजी से चलोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? मैं हमेशा क्लास में जब मैं करवाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग ना गलती सबसे बड़ी यही करते हैं कि हम लोग ना कभी भी बेसिक को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग फाउंडेशन को स्किप कर देते हैं और एडवांस की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये चीजें फिर हमेशा दिक्कत करती है। तो सबसे पहले मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो ग्रामर के जितने भी पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो। देखो अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, उसमें कम टाइम लगेगा, नहीं आता है तो उसको पढ़ो। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने नाउन्स किए, आप नाउन के ही प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करो, उसके बाद प्रोनाउंस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब्स हो गए, सारी चीजें करो, उसके बाद उनके क्वेश्चंस करो। जब आप हर टॉपिक के जब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे उसके बाद आप मॉक्स लगाना शुरू करो, उसके बाद आप स्पॉटिंग द एरर्स करो, उसके बाद क्लोज टेस्ट लगाने शुरू करो। क्योंकि स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये कहाँ से आते हैं? ये ग्रामर से ही तो आते हैं, बेसिक से ही तो आते हैं, फाउंडेशन से ही तो आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपने करना है। क्लोज टेस्ट का हो गया। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स किसी भी तरह से हो सकते हैं, किसी सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना हो सकता है, वर्ड्स वाला हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो पैराजम्बल, देखो पैराजम्बल हो गया और ये कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है जी, क्लोज टेस्ट हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लियर?
तो जितनी हो सके इनकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा जंबल जो है ये ऐसा नहीं कि बहुत इजी आ गए आपको, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप क्वेश्चंस करके देखो, आपको पता चलेगा। तो पैरा जंबल जो सेंटेंस है उनको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बिल्कुल भी इजी वे में नहीं लेना है कि ठीक है हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सेकंड जो आपके सामने जो चैलेंज होता है जंबल सेंटेंसेस का, वो टाइम का होता है। इसमें कई बार बहुत टाइम लग जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। मिसलेनियस, मिसलेनियस में आपको कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, मिसले देखो सिलेबस का तो ऐसे है कि ये एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। ठीक है, कि ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी। अब ये डिपेंड करता है, किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी सेक्शन से कम क्वेश्चन आ जाते हैं। जंबल सेंटेंसेस से तो डेफिनेटली आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्लोज टेस्ट भी आपको आने वाला है। मिसलेनियस में आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, कि जिसमें आपको स्पॉटिंग द एरर्स आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम बोल देते हैं, तो ये चीजें आने वाली है। वोकेबलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वोकेबलरी में सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। फ्रेजल वर्ब्स बोल रही हूँ मैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं बोल रही हूँ, फ्रेजल वर्ब्स बोल रही हूँ मैं। ठीक है जी, फ्रेजल वर्ब्स जैसे कि ब्रेक इनटू हो गया, ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक अपॉन हो गया, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स है। तो ये क्लोज टेस्ट में भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुट आउट हो गया। अब उन्होंने मान लो पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश करना। अब उन्होंने कोई सेंटेंस इस तरह से है, उसमें एक्सटिंग्विश करने वाली सेंस में लिखा है, बट उन्होंने एक्सटिंग्विश वर्ड नहीं लिखा, उसकी जगह पे उन्होंने पुट आउट लिख दिया, ऑप्शन में पुट आउट दे दिया। आपको पुट आउट का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, जब आपको मीनिंग पता होगा तभी तो आप सही पे आंसर करोगे। क्लियर? तो फ्रेजल वर्ब्स भी हमने पढ़नी है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है वोकेबलरी करें कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वोकेबलरी पसंद ही नहीं होती है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको वोकेबलरी पसंद आ गई ना, आपको मजा आएगा नए नए वर्ड्स के साथ खेलने में, नए नए वर्ड्स यूज करने में। ठीक है, अगर किसी को रीडिंग का शौक है, मतलब ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको रीडिंग का शौक है और टाइम है, तो नॉवेल वगैरह आप रीड कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता अब आपके पास इतना टाइम होगा कि आप नॉवेल्स रीड करने बैठो। ठीक है, न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर तो वैसे भी आपको करंट से भी आपको कनेक्ट करके रखता है, तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। अगर कोई आपको ऐसा वर्ड दिखता है, उसको उसी टाइम पे आप गूगल करके देखो। वोकेबलरी का बेस्ट तरीका है, जो भी वर्ड आप सीखते हो, आज आपने 5 वर्ड सीखे, पांचों वर्ड्स को आज ही यूज करो। अब यूज कहाँ पे करें वो आपके ऊपर है, सिबलिंग्स पे एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। ठीक है, बेस्ट तरीका है। तो जो भी आपने वर्ड सीखे हैं उनको यूज करो, वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर राइटिंग, और वॉट एवर यू आर डूइंग, इन वर्ड्स को यूज करना है, क्योंकि आपका मोटिव है एग्जाम क्लियर करना, आपका मोटिव है वोकेबलरी को सुधारना। तो अब उसके लिए ये नहीं है कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, उसको तो मीनिंग ही नहीं पता चलेगा, मत पता चलने दो। आप जब 2-4 बार आप उस वर्ड को यूज करोगे, समझ रहे हो ना, जब आप उसको बोलोगे बार बार, आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने कभी रटे नहीं होंगे, जो आपने किसी के मुंह से सुने, आपने उनको यूज करना शुरू कर दिया और आपको याद हो गए। तो वोकेबलरी को इस तरह से लेना है। नंबर सेकंड थिंग, न्यूज़पेपर वगैरह जो आप रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर तो वैसे भी चलो आपके लिए अच्छा ही है अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो। और नंबर थर्ड थिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपकी जो स्टडी टेबल है उसमें जो भी वर्ड्स आपने सीखे हैं, जो भी वर्ड्स आपने लर्न किए हैं, वो तो आपको याद ही है। ठीक है, उनको आपने कंसिस्टेंसी में, आपको उनको क्या कंसिस्टेंट रहना है, आपने उनको रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो पिछला भी याद रखेगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे। तो रिवीजन तो ऐसे मान लो कि ये तो मस्ट है, मैंडेटरी है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, इस चीज को मान के रखो। ओके, तो मैं बोल रही थी वोकेबलरी और किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप कोई चिट बना सकते हो, कोई वर्ड आपको याद नहीं हो रहा है, उस वर्ड की चिट बना लो, आते जाते उस वर्ड को देखो, तो यूज करो, किसी चीज से रिलेट कर लिया करो। मतलब मैं हमेशा जब भी वोकेबलरी करवाती हूँ ना, तो मैं उन वर्ड्स को रिलेट करवाने की कोशिश करती हूँ। कोई भी वर्ड हो गया, जैसे कि मान लो मैंने बोला पारसी मनी, मान लो मैंने एक वर्ड याद करवाया पारसी मनी।
अब मैं इसको ऐसे याद करवाती हूँ, पारसी मनी, मनी की साउंड आ रही है ना, या तो आप ऐसे बोल सकते हो जो पारसी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े मनी माइंडेड होते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो पारसी मनी को आप ऐसे याद रखो, पारसी में पर्स की साउंड आ रही है और मनी में मनी की आ रही है, तो पर्स देख के मनी खर्च करना, ठीक है जी। तो पर्स देख के जो इंसान मनी खर्च करेगा, देख के पैसा खर्च करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रूगल। फ्रूगल इसका सिनोनिम हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे थ्रिफ्टी, ठीक है। माइजर नहीं बोलेंगे, निगार्ड हो गया, माइजर निगार्ड बिल्कुल ही कंजूस हो गया है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हूँ, आपने अब क्या बोलना शुरू कर दिया, मैं बहुत ज्यादा पार्सिमोनियस हूँ। पार्सिमनी नाउन हो जाएगा, पार्सिमोनियस एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो, फ्रूगल हो गया। आपने इकोनॉमिकल कन्वेंशनल जो वर्ड है जो आपको याद है उसको छोड़ दो, अपनी वोकेबलरी को अपग्रेड करना शुरू करो, आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप में कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, आपके स्पोकन में भी सुधार आएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, मतलब सेवरल वर्ड्स है ऐसे जिनको आप रिलेट करके याद कर सकते हो, हर चीज को आप इस तरह से याद कर सकते हो वोकेबलरी में। और मैं ट्राई करती हूँ कि क्लास में मैं हमेशा जब भी मैं वोकेबलरी करवाती हूँ मैं आपको रिलेट करके याद करवाऊँ, ठीक है जी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर स्पेशली मैं अलग से लेक्चर्स लेके आ जाऊंगी वोकेबलरी के ऊपर ही, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यही वर्ड्स होंगे आपके, क्लियर। ओके, तो ये हो गया आपकी वोकेबलरी। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, इसमें एरर से रिलेटेड होंगे, मल्टीपल मीनिंग हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, यहाँ पे मैंने एरर स्पॉटिंग लिख दिया है, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं। तो ये भी बेसिकली आपका सारा पार्ट कहाँ से आने वाला है, ग्रामर से आने वाला है। ग्रामर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। ये सब भी कहाँ से आने वाला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आने वाला है। और क्या बोल सकते हैं ग्रामर में हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इसके अलावा टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जितनी भी चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है पैराग्राफ कंप्लीशन, तो पैराग्राफ कंप्लीशन ये चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, इनकी भी सबकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ओके, एसबीआई पीओ का जब मेन सिलेबस है ये हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि आप किस तरह से हर एक टॉपिक की आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आप पिछला भी भूल जाओगे जो आपने इतनी मेहनत से याद किया है, ठीक है। तो वो आपकी सारी मेहनत भी खराब चली जाएगी। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। क्लियर है जी, ओके। चलो एक बार हम बात कर लेते हैं कोर्स की, हम क्या आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको किसी भी तरह से आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। तो आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम है इनमें से कोई भी तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, फ्री मेंटरशिप आपको मिलेगी, ठीक है जी। ओके, एक बार बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपने जाना है अभी पीडिया, आपको एग्जाम चूज करना है, ये आईबीपीएस पीओ, ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एग्जाम आपने यहाँ पे, ये आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, चाहे वो रीजनिंग है चाहे वो करंट अफेयर है, ठीक है। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट जो भी आपका एग्जाम है, एग्जाम आईबीपीएस पीओ या जो भी एग्जाम है उन सब में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे है।